आप एक ऐसे फेस है जिनको हमने कई फिल्मों में देखा है एंड कभी आपने हमें डराया है, कभी हंसाया है, ज्यादातर डराया ही है। और ये जो आपकी हंसी है, लेट मी ऑल्सो से दिस कि ये हंसी एक्चुअली हंसी तो है लेकिन डरावनी हंसी है। कभी कोई ऐसा फनी फैन एनकाउंटर हुआ है कि कोई डरा है आपसे, किसी ने आपको कुछ बोल दिया हो? इत्या रात्रि पाऊस होता जो हाँ। मराठी फिल्म किया था ना, उसके बाद बहुत सी औरतें मेरे वाइफ को पूछती थी कि यार तू कैसे शादी किया ये आदमी से। आपको गाली देना कितना पसंद है? गाली मैंने पहले सीखा, बाद में ABCD सीखा। हमारे माँ बाप बहुत अच्छी गालियाँ देते थे। ये अच्छी गालियाँ क्या होती है? अच्छी गालियाँ मतलब अच्छा एक्सप्रेशन आता है। गाली में क्या होता है ना, प्योर एक्सप्रेशन आता है। तो इंटेंशन वो नहीं होता कि जो गाली में वर्ड बोल रहे हैं वो इंटेंशन नहीं रहता है। गाली देने का पहला ही रोल है मेरा इसमें, लेकिन इसलिए लोगों को अच्छा लगता है। वो एक्सप्रेशन अच्छा आता है गाली में। शूल लाइफ में नहीं होती, बच्चू यादव ये कैरेक्टर नहीं होता, तो क्या होती जिंदगी? मालूम नहीं क्या होता। मैं बैंक में काम करता था, तो बैंक में ही काम करता रहता था। लेकिन मैं हर साल ये सोचता था कि नहीं अगले साल तो हो जाएगा। ऐसे 17 साल खुद को सपोर्ट कर रहा था कि नहीं हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। 17 साल मतलब क्या क्या नहीं देखा होगा आपने, जो स्ट्रगल आपने देखी है वो आपके अंदर बसी हुई है। आई एम ग्लैड कि आप इतने ओपनली इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन जब रिजेक्शंस होते थे, कोई फिल्म में आपको एक रोल ऑफर किया गया है, कभी ऐसा हुआ है कि वो पूरा सीन कट गया हो या फिर वो आपको कंफर्म करने के बावजूद कैंसिल बोल दिया हो? कुछ ड्रामा में हुआ, कुछ फिल्मों में हुआ। मेरी पहली फिल्म मराठी की, उसमें मुझे रिजेक्ट किया था। मैं बहुत पॉजिटिव हूँ। मतलब मैं स्मिता तलवलकर हमारे एक प्रोड्यूसर थी, ये बहुत अच्छी एक्ट्रेस थी। तो उनको फिल्म बन रही थी, तो मैं उनको बोला था कि आप फिल्म कर रहे हैं ऐसे मैंने सुना। तो बोले हाँ, आपको अच्छा करना है फिल्म? बोले हाँ, तो मुझे लेना पड़ेगा। अगर आप मुझे निकाल दे तो आपका प्रॉब्लम है यार, आपको अच्छी फिल्म नहीं बनाना है। मैं सोचता हूँ पहले तेरा अच्छा हो जाए, मेरा तो अच्छा होने ही वाला है। चल। अरे क्या बात है, क्या थॉट है ये, है ना, मतलब प्रॉब्लम ही नहीं ना फिर अपने को। नमस्कार, मैं सयाजी शिंदे और आप मुझे देख रहे हैं बॉलीवुड हंगामा में, और देखते रहिए। वेलकम गाइस टू बॉलीवुड हंगामा। माय नेम इज़ उर्मिन। आज हमारे साथ जो गेस्ट है, जो आर्टिस्ट है, मैं कहूँगी कि ये एक मल्टीलिंगुअल फिल्म्स करने के लिए जाने जाते हैं। बट 2023, सिर्फ 2023 की अगर हम बात करें तो इस साल इनकी 7 मराठी फिल्में आई, 2 हिंदी फिल्म, 1 तेलुगु फिल्म, 1 तमिल फिल्म। हाल ही में इन 2024 किलर सूप के अरविंद शेट्टी यानी कि सयाजी शिंदे हमारे साथ। हाउ आर यू डूइंग सर? गुड गाइस। सो गुड टू सी यू। मैं काफ़ी देर से कोशिश कर रही थी कि आपके साथ एक बढ़िया सा एक बातचीत सेशन हो, क्योंकि हमारे इंटरव्यूज बातचीत के ही ज़्यादा होते हैं। एंड इट्स वंडरफुल। कैसा लग रहा है आपको, मुझे बताएं। 2024 में इतने सारे फिल्म्स, इतने, आपको सबसे ज़्यादा साउथ फिल्मों के लिए जाना जाता है, तो ये आश्चर्य लगता है आपको कि, और आर यू हैप्पी अबाउट इट? नहीं, जैसे ही जिंदगी चल रही वैसे चल रही थी, लेकिन सडनली एक साउथ का फिल्म आया, सुपर डुपर हिट हो गया। 100 डेज चली, फिर तेलुगु में 100 डेज चली, तो लोगों ने उधर एक साल में 5-10 फिल्में साइन करना शुरू हो गया। तो चलते ही रहा, 20 साल से ऐसा चल रहा है। 20 साल से, ओह वाह वाह। वैसे आप एक ऐसे फेस है जिनको हमने कई फिल्मों में देखा है एंड कभी आपने हमें डराया है, कभी हंसाया है, ज़्यादातर डराया ही है। और ये जो आपकी हंसी है, लेट मी ऑल्सो से दिस कि ये हंसी एक्चुअली हंसी तो है लेकिन डरावनी हंसी है। ये आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं पहले? हाँ, पहले मतलब शूल के बाद ऐसा हंसता हूँ तो सामने वाला हाथ में देने के लिए बोलता है नहीं, इनके दिमाग में कुछ और होगा। कभी कोई ऐसा फनी फैन एनकाउंटर हुआ है कि कोई डरा है आपसे, किसी ने आपको कुछ बोल दिया हो कि आपके नेगेटिव किरदारों की वजह से? अब मैं बताया था कि वो इत्या रात्रि पाऊस होता जो मराठी फिल्म किया था ना, उसके बाद बहुत सी औरतें मेरे वाइफ को पूछती थी कि यार तू कैसे शादी किया ये आदमी से। या तो घर पर उन्होंने आपको बताया कि क्या कर रहे हो आप, कुछ पॉजिटिव रोल्स कीजिए? हाँ, वो तो मेरी माँ ने बोला था। माँ मेरी बोली थी कि मैं हमेशा औरतों को तकलीफ देता हूँ, रेप, मारामारी, खून, ऐसे रोल होते।
तो माँ कहती है कि क्या ज़रूरत है दूसरी औरत को हाथ लगाने का, अपना शादी हो गया ना, बस हो गया, दूसरी औरत को क्यों हाथ लगा। तो मैंने बोला यार फिल्म का है, नहीं है, बंद करो ये सब, क्योंकि अभी भगवान का रोल करो, वो करो ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन दूसरी औरत को हाथ नहीं लगाना। क्या बात, माँ का दिल कितना हाँ, कितना वो तो साफ। मानती ही नहीं थी कि ये फिल्म का है। वैसे अगर हम आपकी कहानी को देखें, आपकी ज़िंदगी को देखें, तो आपकी शुरुआत जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से हुई है। मतलब जब किताब की शुरुआत हो आपकी, तो एक बहुत इंटरेस्टिंग मोड हुआ है। मेरे हिसाब से आप एक नाइट सिक्योरिटी गार्ड थे, तो क्या यादें जुड़ी हैं, क्या इस पहले जॉब से बताएंगे? 1978 में क्या हुआ था, कनेर डैम है, तो उसमें हमारी ज़मीन गई थी डैम में। अच्छा। तो हम लोग डैम अफेक्टेड हो गए। तो मैं तभी 9th स्टैंडर्ड में था, फिर 10th स्टैंडर्ड हो गया। 76 में मैं डीएड किया, डीएड। उसके बाद इरिगेशन डिपार्टमेंट में एज ए वॉचमैन नौकरी लगा मुझे। ओके। तभी मैं कॉलेज नहीं करने वाला था, लेकिन हमारे एक अंकल थे, उसने बोला अरे यार सीखना ज़रूरी है, ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। तो मुझे याद है वो 64 रुपीज़ कुछ फीस थी, तो उन्होंने मुझे 100 रुपये दिया, जा तू फॉर्म फी भर ले और ये कर ले। तो मैंने भरा, तभी मैं वॉचमैन पे काम कर रहा था, तो मैं वॉचमैन का ही काम कर रहा था। बाद में लास्ट महीने में फॉर्म फी भरने के बाद मैं एग्ज़ाम देने का प्लान किया। तो तभी मुझे वन एक्ट प्लेज में काम करना भी अच्छा लगा। सातारा में भी वन एक्ट प्ले में काम करता था। तो 2-3 साल में एज ए वॉचमैन काम करता था, दिन में कॉलेज करता था, और एकांकिका होते और वन एक्ट प्ले भी वो कॉलेज में करता था। जी जी जी। तो एक 17 का ग्रुप था। वैसे आप एक एग्रीकल्चर फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, आपके पिताजी शेतकरी रहे हैं, तो क्या कभी आपका मन था कि मुझे वापस गांव जाकर वो ही करना है, शायद आगे बढ़ाना है, लैंड को थोड़ा और हेल्प करना है, इम्प्रूव करना है? क्या था कि मेरे फादर बहुत संत आदमी थे। अच्छा। मतलब तभी 1969 में भूकंप आया था कोयना का, और ये 60s में ये कसेल त्याची ज़मीन, एक इंदिरा गांधी के वक्त एक कानून आया था। अच्छा। जो आप ज़मीन कर रहे हैं तो वो जो अगर आप 4-5 साल कर रहे तो वो ज़मीन आपको मिलती थी, ऐसा एक रूल आया। तो हमारे फादर बोले कि ये नहीं चाहिए मुझे, गवर्नमेंट क्या कुछ भी रूल निकालता है, तो उन्होंने नहीं लिया था। और भूकंप आया था, उसमें घर गिर गया था हमारा, तो भी गवर्नमेंट कुछ पत्रा दे रही थी। तो मेरे फादर बोले कि भूकंप या अर्थक्वेक क्या गवर्नमेंट की वजह से थोड़ी हुआ है, तो हमको कुछ नहीं चाहिए। तो वही ऐसे आदमी थे, तो उन्होंने 10 एकड़ का ज़मीन फ्री में आ रहा था, लेकिन नहीं लिया, बोले हमको ज़रूरत नहीं है। और हमारा जो ज़मीन था वो भी डैम में गई, तो हमारे पास ज़मीन ही नहीं रह गई थी। 2 एकड़ मिलने वाली थी, वो भी अभी 40 साल के बाद मिली मुझे। मतलब 1 एकड़ अभी मुझे मिली 4 साल अभी मिली। इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है, स्ट्रगल जो डैम अफेक्टेड लोग हैं उनको। शिंदे सर, कितनी अनफॉर्चुनेट बात है ना कि हम कहते हैं दैट वी आर अ लैंड ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर हमारा मेन ऑक्यूपेशन है, लेकिन उसके बावजूद ये जो तकलीफ़ें हैं, आपके कई व्लॉग्स मैंने देखे हैं जहाँ पर आप यूट्यूब पर आप गए हो, कई लोगों से आपने बातचीत की है, तो क्या यही मुद्दा था, क्या ये आपकी सोच थी कि यू वांट टू गिव इट बैक टू योर रूट्स? मतलब मैं अभी देखूँ तो मेरा गांव के 50% मेरे कलीग लोग हैं वो जो जैसे कि भीख मांगने की पोजीशन पे है। तब जो हमारा खुशी था, लैंड था, वो डैम में जाने के बाद किसको 2 एकड़ इधर मिला, किसको उधर मिला, वो गया। उन लोगों ने काम करने नहीं दिया, इन लोगों ने छोड़ने को मजबूर किया। तो ना घर है ना खेती है, और जो है वो बेचना पड़ रहा है। नहीं तो ऐसा ऐसा करके अभी एक दूसरे 2 लोग हैं हम, मैं जैसे कि मैं सर्वाइव हो गया एज एन एक्टर करके। लेकिन मैं एक एपिसोड किया अभी मेरे यूट्यूब चैनल पे, शिवाजी करके मेरा दोस्त है, तो अभी भी खेती कर रहा है। मैंने कहा 2000 नहीं मिल रहा है उसको, लाइट का कनेक्शन नहीं मिल रहा है, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ। मेरे वॉचमैन दोस्त अभी रिटायर्ड हो गए, उनकी पोजीशन बहुत हालत ख़राब है। लेट्स होप कि जल्द से जल्द कुछ तो एक डिसीजन है, तो कुछ तो एक इम्प्रूवमेंट आए, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अब ये बताएं कि दैट इन सब में ये सारी जो स्ट्रगलिंग पीरियड्स चल रही थी आपकी, एंड आपने एकांकिका शुरुआत की, फिल्मों में क्या कभी करना है काम, ये सोचा था आपके कि ये हो गया बाय चांस? मैं कॉलेज में था तो भाई मेरे शंकर पाटिल करके एक प्रोफेसर थे, उनके घर में मुझे अभिनय साधना नाम का एक बुक मिला। वैसे मैं वॉचमैन का काम करता था, तो सबसे इजी सब्जेक्ट कौन सा है, तो मराठी, इसलिए मैंने मराठी लिया था। तो मेरे ख्याल से मराठी में तभी
6 लड़के और 2 लड़के ही थे। अच्छा। बाकी क्लास में 40-50 ऐसे स्टूडेंट थे ना, हमारे क्लास में 7-8 लोग भी नहीं थे। तो मुझे पढ़ना आता था, पसंद था। तभी विद्रोही कविता आए थे, कविता मुझे पसंद थी, और वो अभिनय साधना बुक मेरे हाथ में लग गया। तभी मैंने सोचा कि अच्छा एक्टर बनना है। तो मैं उसका बहुत स्टडी करता रहा। कभी ना कभी मैं एक्टर बनूंगा, लेकिन अच्छा एक्टर बनूंगा। इसलिए थोड़ा सा 4-5 साल बहुत स्टडी किया मैं। क्या बात है, क्या बात है। कितना इम्पोर्टेंट होता है एक एक्टर के लाइफ में स्ट्रगल दिखना? खुद के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको किस लेवल का एक्टिंग करना है। मतलब हम लोग जयदेव हट्टंगड़ी, रोहिणी हट्टंगड़ी का आविष्कार का वर्कशॉप था, तभी मैं इधर दिवाली अंक में पढ़ा था, उनका वर्कशॉप होता है। बॉम्बे आने के बाद वो वर्कशॉप गया था, तभी उन्होंने बोला था कि आपको एक्टर कैसा बनना है। मतलब चोर बनना है तो रेलवे प्लेटफॉर्म में पॉकेट मारना है कि बैंक लूटना है, तो आप सोच लो कि आपको क्या चोरी करना है। वैसे आपका एक्टर बनने की ख्वाहिश क्या है, कौन से टाइप का एक्टर बनना है। तो वो मुझे अच्छा लगा था। और वो स्तानिस्लाविस्की का अभिनय साधना जो ट्रांसलेट किया था के नारायण काळे ने, वो जो बुक है ना, उससे मैं पागल हो गया। वो बुक ने मुझे बनाया जिंदगी। हम 2024 में हैं और हाल ही में नेटफ्लिक्स पर किलर सूप ये शो जो है वो इतना ज़्यादा फेमस हुआ है एंड सभी को आप बहुत ज़्यादा पसंद आए। मैं ये आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ कि आपको गाली देना कितना पसंद है? गाली मैंने पहले सीखा, बाद में ABCD सीखा। क्योंकि गांव में क्या होता है ना, गाय भैंस रखता था, खेती थी, तो हमारे माँ बाप बहुत अच्छी गालियाँ देते थे। ये अच्छी गालियाँ क्या होती है? अच्छी गालियाँ मतलब अच्छा एक्सप्रेशन आता है। गाली में क्या होता है ना, प्योर एक्सप्रेशन आता है। तो इंटेंशन वो नहीं होता कि जो गाली में वर्ड बोल रहे हैं वो इंटेंशन नहीं रहता है, वो दिल से एक्सप्रेशन आता है, तो उसमें आती है। गाली देने का पहला ही रोल है मेरा इसमें, लेकिन इसलिए लोगों को अच्छा लगता है, वो एक्सप्रेशन अच्छा आता है गाली में। आपको कैसा लगता है ये बताएं? हाँ, मतलब मुझे भी अच्छा लगता है, क्योंकि सच में गालियाँ का बुक होना चाहिए, लोगों को याद होना चाहिए। गालियाँ कैसी देनी चाहिए, गालियाँ कैसे देते हैं, वो क्यों देते हैं, और इससे परफेक्ट वर्ड क्यों नहीं एक्सप्रेशन के लिए आता। हाँ, तो एज एन एक्टर हाँ। आपको उस मतलब गाली को किस तरीके से बोलना है वो भी बड़ा इम्पोर्टंट होता होगा। हा, मतलब आई झवाड्या म्हटल्यानंतर जे एक्सप्रेशन येतं, हां. पण हे परफेक्ट आहे. संस्कृतमध्ये बोलतात ना, तो मात्रा गमनीय आहे, म्हणजे आई झवाडा, तर हे शब्द फक्त त्या भाषेचाच लहेज असतो की तुमची ते एक्सप्रेशन स्ट्रेट पोहोचते. ऐसा लग रहा है कि आज हम गालियों का एक चैप्टर सीख रहे हैं आपसे। और मतलब देखिए क्या बात भी है कि किलर सूप में दो ऐसे शख्स हैं जिन्होंने जिनके ऊपर गाली देना भी बनता है, जैसे एक मनोज बाजपेयी और एक आप। मनोज बाजपेयी जी ने तो ये शायद ट्रेंड ही शुरू किया फिल्मों में। हम बताएं, मनोज बाजपेयी जी इज ऑल्सो द मैन जिन्होंने आपको राम गोपाल वर्मा से मिलाया। तो किलर सूप में उनके साथ काम करना कैसा था, कैसा रहा एक्सपीरियंस? मनोज वाजपेयी एज एन एक्टर इतना एम्बिशियस है, तो मैं शूल में देखा था, रोड में देखा था, इसमें देखा था, वो कैरेक्टर के बारे में उतना 24 आवर्स उसमें ही रहता है। और हमारा दोस्ती बहुत अच्छा है, सच में भाई भाई जैसे है। और उसकी वजह से मेरा करियर टर्न हुआ, करियर चेंज हुआ, मेरा लाइफ बन गया। तब तो मैं स्कूटर पे, मतलब शूल के वक्त मेरा नॉमिनेशन रिकमेंडेशन हुआ था, तो मेरे पास एक टूटी फूटी स्कूटर थी, तो मैं ऑफिस में गया था, थोड़ा दूर ही रखी थी, क्योंकि ये स्कूटर नहीं दिखना चाहिए कि वो चलती नहीं थी, ये नहीं थी ऐसे। तो पूरा लाइफ चेंज हो गया। और कैरेक्टर बारे में इतना अच्छा काम करता है, और मुझे भी एक गारंटी है कि लाइफ में किधर भी कौन सा भी रोल आया तो क्या करना चाहिए, ये तय करने के बाद भी मैं इंडस्ट्री में आया। तो मैं ये नहीं चाहूँ कि मुझे ये करने नहीं आता, क्योंकि उसके पीछे कितना स्टडी करना पड़ता है मुझे मालूम है, वो करके ही जाऊँगा जी। क्योंकि अगर कोई पायलट चलाता है तो पायलट चलाना की टेक्निक मालूम होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि उसको बैलगाड़ी चलाना है, तो बैलगाड़ी चलाना भी इतना इम्पोर्टेंट है, उसकी भी टेक्निक मालूम होनी चाहिए। तो आपके लिए किस तरीके से प्रोसेस होता है? जैसे आपको स्क्रिप्ट मिल गई तो आप किस तरीके से तैयारी करते हैं उस रोल के लिए? मैं डायरेक्टर को बहुत फॉलो करता हूँ। ओके। और डायरेक्टर को मतलब वो बोलता है, उसके पीछे क्या बोलता है, उसके अंदर दिमाग में क्या है, वहाँ तक मैं सोचता हूँ और वो पॉइंट लिख के लेता हूँ। फिर
जो स्क्रिप्ट होती है वो उसको स्क्रिप्ट पढ़ना, स्क्रिप्ट के वर्ड के बीच में क्या इंटेंशन है वो पढ़ना, वन लाइन क्या है, उसका जॉनर क्या है, उसका ग्राफ कैसे है, कौन से सीन में कितनी इमोशनल इंटेंसिटी चाहिए, कितना वेरिएशन चाहिए, वो सब तैयार होके जाता हूँ। तो अबव ऑल डायरेक्टर को देखता हूँ कि डायरेक्टर खुश है कि नहीं, उसको पसंद है कि नहीं, क्योंकि डायरेक्टर के दिमाग में पूरी फिल्म होती है ना, अपने दिमाग में इतना स्टडी नहीं रहता जितना डायरेक्टर का रहता है। तो मैं वही देखता हूँ। तो मैं इसको अभिषेक चौबे को बहुत फॉलो कर रहा था। इस लेकिन ओटीटी शो में हर एपिसोड में एक ट्विस्ट और टर्न्स आ रहा था। क्या आपके लिए भी वो काफ़ी शॉकिंग था जब आप स्क्रिप्ट आगे आगे पढ़ रहे थे तब? क्योंकि कितनी सारी चीज़ें हो रही हैं एक ही एपिसोड में, फिर आगे जा रहे हैं। इसलिए उसका स्टडी थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है। ज़्यादा तो राइटर को, डायरेक्टर को, बाकी सब उनके मतलब कैमरा का अलग चीज़ है और साउंड का अलग है, आर्ट डिपार्टमेंट का अलग है, उनको भी बहुत काम है ना ये सब करना। तो मैं स्क्रिप्ट सुना, पहले 2 एपिसोड सुने, पहली स्टोरी सुनी, फिर 2 एपिसोड सुने, फिर अगले 2 एपिसोड, फिर अगले 2 एपिसोड, फिर पूरा एक साथ रीडिंग, फिर हर वक्त जाते वक्त पूरा अपने डायलॉग तैयार करना। वो बहुत प्रोसेस था, अच्छा था प्रोसेस। और अब ऑल डायरेक्टर के ऊपर भरोसा था। अगर डायरेक्टर को मैं गलत किया ना, उसको अच्छा लग रहा है तो मैं नहीं बोलता हूँ ठीक है वही ले लो, क्योंकि मुझे जो अच्छा लगता है डायरेक्टर को पसंद नहीं तो मतलब ही नहीं बनता ना। बिल्कुल। बहुत एक्टर कभी कभी बहुत झाड़ते हैं ना स्क्रीन पे, वो लेंस कौन सा है, वो लाइटिंग कौन सा है, क्या लेना देना है यार, डायरेक्टर को देखना क्या कर रहे हैं बोलो ना। तो वो मेरे को लगता है कि अगर डायरेक्टर हैप्पी है तो फिल्म अच्छी है। इम्प्रोवाइज कितना करते हैं आप सेट्स पर? इम्प्रोवाइज कैसा है ना, ये जो सात्विक अभिनय जिसको बोलते हैं, तो इम्प्रोवाइज के लिए इम्प्रोवाइज नहीं होना चाहिए। वो इतना स्टडी करते करते अंदर से एक सेंटेंस आता है, मतलब आप वो भूमिका बन जाते हैं तब कोई सेंटेंस बन जाता है। जैसे कि शूल में था, पत्ते का सीन है, लगा दिया, पहला डायलॉग क्या था, ये गिरता है, 30 सेकंड के अंदर बनाओ नहीं तो तेरा सर इधर और धड़ इधर हो जाएगा। तो मैं मेरे बच्चों के साथ इम्प्रोवाइज कर रहा था, सीन आज शूटिंग है तो ऐसा ऐसा 30 सेकंड के अंदर बनाओ। मैं गिनती शुरू करता हूँ और गिनती शुरू करता है 21, 24, 29, सर और धड़ निकल दिया तो इम्प्रोवाइज हुआ तो लगेगा ये अच्छा है। तो कभी कभी ऐसा अपने आप इम्प्रोवाइज होता है तो अच्छी बात है। मतलब जैसे कि कुरुक्षेत्र में था ना, गोपी गो एंड पी, तो वो इम्प्रोवाइज था, सडनली शॉट, हाँ वो शॉट में आ गया था। बढ़िया बढ़िया। ये ऑल्सो एक्सपीरियंस बहुत हेल्प करता है एज एक्टर्स। लोगों को गो एंड पी याद रखा लोगों ने अभी तक। करेक्ट करेक्ट। तो इस शो में देयर इज ऑल्सो पार्ट, मैं स्पॉयलर्स नहीं देना चाहती लेकिन जिन्होंने देखा है उनको पता होगा कि एक पार्ट ऐसा आता है जहाँ पर आप मराठी में बोल देते हैं। तो वो क्या वो इम्प्रोवाइज था? नहीं, उसका बैकग्राउंड ऐसा है कि वो मतलब पूरा जिंदगी बॉम्बे में गया है। हाँ। और भाईखड़ा एरिया में गया है तो उसके ऊपर मराठी का ज़्यादा असर है। तो उसकी वजह से ऐसा कुछ वर्ड वहाँ मुझे ऐसे लगे सयाजी शिंदे बोल रहे हैं अभी। यहाँ ही इज गॉट ऑफ अरविंद शेट्टी एंड आप निकले बाहर। हाँ मतलब वो बताऊंगा नहीं, लेकिन उधर हिंदी था लेकिन वो मैंने मराठी किया और वो ज़्यादा अच्छा लगा वो डायरेक्टर को। बिल्कुल। एक और चीज़ हुई है कि आपकी और कोंकणा सेन की जो केमिस्ट्री है वो बड़ी कमाल की रही। तो ये बताया दैट उन्हें भी माना जाता है वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स दैट वी हैव टुडे। आपके लिए क्या वो रीजन है कि वो इतनी कमाल की है? क्या आपने नोटिस किया उनके बारे में? मेरे ख्याल से एक्टर वो बहुत पढ़ा लिखा हो तो पढ़ा लिखा वर्ड का बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। वो बहुत स्टडीड है एज ए ह्यूमन बीइंग, बहुत उनका स्टडी है। तो पूरे इसकी वजह से वो समृद्ध आर्टिस्ट जिसको बोलते हैं ना वो है। तो और हमारा कैरेक्टर इतना अपोज था एक दूसरे को, वो बोलते हैं सूप तो मैं दिल में बोलता हूँ चुप तो चुप, ऐसा वो हमेशा होता था। वो ये सीधा कैरेक्टर है, वो थोड़ा उसको कॉम्प्लिकेटेड है। शिंदे सर मुझे एक बात बताएं, कभी आपने सोचा कि अगर शूल लाइफ में नहीं होती, बच्चू यादव ये कैरेक्टर नहीं होता तो क्या होती जिंदगी? कितना इम्पोर्टेंट रहा है ये टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ में? मतलब मैं बॉम्बे आया 82 में और 18 साल के बाद मुझे सक्सेस मिला। तो 86 में मैंने जुलवा किया, 90 में कुछ ड्रामा किया, 96 में मैं अबोली फिल्म किया था।
तो शूल में आने के बाद मेरा लाइफ स्कूटर से एकदम गाड़ी में और सब चेंज हो गया। जो बहुत फ्रस्ट्रेट लाइफ चल रहा था, कितना वेट करने का मेरे, मतलब अश्विनी भावे और मैं एक ही वर्कशॉप में थे। अच्छा। रोहिणी हट्टंगड़ी के। ओके। तो उसका करियर हो गया, वो शादी करके बच्चों के साउथ अफ्रीका गई, तभी मेरा करियर शुरू हो गया। तो पेशेंस कितना रखना पड़ता है कि करना पड़ेगा करना पड़ेगा। वो नहीं होता तो मालूम नहीं क्या होता। मैं बैंक में काम करता था तो बैंक में ही काम करता रहता था, लेकिन मैं हर साल ये सोचता था कि नहीं नहीं अगले साल तो हो जाएगा। ऐसे 17 साल खुद को सपोर्ट कर रहा था कि नहीं नहीं हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। ये 17 साल, मतलब क्या क्या नहीं देखा होगा आपने। स्पेशली क्या आपकी फैमिली भी उम्मीद लगाए बैठी थी कि एटलीस्ट आपसे कुछ मिले, कुछ हो पाए आगे? फैमिली वाले बोलते थे बस कर, अभी बहुत हो गया, कितना करेगा नाटक, ये दूसरा कुछ बिजनेस या कुछ कर। बैंक से नहीं चल रहा था। बैंक में मैं ओवर टाइम भी नहीं करता था। मैंने बोलता टाइम नहीं है, क्योंकि बैंक में काम करना, स्टडी करना, देखना, जाना, ड्रामा करना, नाइट जर्नी करना, वो सब के बावजूद मैं बोलता हूँ कि दिल से मत हारो कभी। और बड़ा बनता है, इसलिए मुझे, मैं बोलता हूँ बड़ा बनता है मतलब क्या बड़ा बनता है, और छोटा बनता है मतलब क्या छोटा बनता है, सेम ही तो है। और क्या बड़ा बनता है, खुशी का लेवल मेंटेन रखो, इम्पोर्टेंट है बस। क्योंकि अगर आपको खुश रखना है तो आपके पास साइकिल है, तो चलते आदमी को देखो और बोलोगे मैं खुश हूँ यार, वो तो चल रहा है। और दुखी देखना है तो 4 व्हीलर को देखो और बोलो यार मेरे पास तो साइकिल है, ये तो है। तुम्हारे ऊपर एक खुश रहना है या नहीं रहना है, तो उस लेवल को मेंटेन करके रखो। और एंड ऑफ द स्टोरी, बस आदमी सांस लेता है और सांस छोड़ता है, इससे ज़्यादा बड़ी बात कुछ नहीं है। जिस दिन सांस लेना बंद करता है उस दिन थैंक यू वेरी मच, चलो 4 लोग उठा के लेके जाएंगे। पिक्चर रिलीज होती है, इंस्टेंट हिट, आपकी तारीफें हो रही है, लाइफ कैसे बदली, आपकी खुशी का लेवल कहाँ था और आसपास के लोगों ने क्या कहा आपसे? मैं जब सोचा था कि अच्छा एक्टर बनना है तो थिएटर में काम करता था, तो 1000 लोग अगर थिएटर में ताली बजाते मेरे एक सीन को, तो ये प्रूव हो गया था ना मैं अच्छा एक्टर हूँ। लेकिन फिल्मों में नहीं हुआ था। तो ये शूल के बाद एक अच्छा कैरेक्टर आना ज़रूरी होती है, एक गुड फ्राइडे अच्छा लाइफ में आना ज़रूरी होता है। तो वो कभी आता है, उसका कोई फॉर्मूला नहीं है। वो तुम्हारे पास कितना पैसा है, तुम्हारे पास कितने सपोर्टेड लोग हैं, उससे कुछ नहीं होता है। जो थिएटर में बैठते हैं लोग, उनको कुछ लेना देना नहीं होता है। करेक्ट। उनको अगर इधर छू जाते हो तो थैंक यू, वो बन गया लाइफ। पर क्या आपको एक ही तरीके के रोल्स आ रहे थे? क्या ये हो पैटर्न आने लग गया था? मैं ऐसा कभी सोचा नहीं है। जो एक अच्छा माहौल है, अच्छे प्रोडक्शन है, तो काम करते जाओ। ये सोच के बहुत बड़े देखे मैंने, कुछ नहीं हुआ लाइफ में उनके, कि मैं ऐसा ही कैरेक्टर करूँगा, मैं इतना ही काम करूँगा, वो ऐसे करूँगा। मेरे को ऐसा लगता है कि कौन सा कैरेक्टर कभी चलेगा और कभी नहीं चलेगा। वो इतना अगर लोगों के पास होता फॉर्मूला तो सब लोग सक्सेस होते ना। करेक्ट। तो चलो करते जाओ, खुश रहते जाओ, अच्छी करो, खुश रहो। अच्छा, रवीना टंडन जी के साथ एक्चुअली 3 फिल्में हुई होगी ना? दिस शूल वाज वन, फिर दमन और प्राण जाए परेशान न जाए। तो कैसा रहा उनके साथ? हाउ वाज इट मीटिंग हर फॉर द फर्स्ट टाइम? शूल के वक्त उनके साथ काम करता था तो भी तो वो बहुत बड़ी स्टार थी ना, मतलब उनको देखने लोग आ जाते थे। ट्रेन में भी हमको उठाया, किधर है रवीना टंडन। और मैं वो जर्नलिस्ट का रोल कर रहा था, जर्नलिस्ट की लड़की जो रोल कर रही थी ना, तो उसमें तुम्हारी जो आंखें सुंदर है वो निकाल के, तो वो सीन चल रहा था। तो सब बिहारी लोग पूरा गाड़ी को मधुमक्खी जैसे ऐसे टपके थे, अंदर रवीना टंडन है समझ के, इतना उनका ये था। नहीं वो तभी टॉप पे थी, अच्छा काम करती थी। और दमन में भी उनको वो बहुत सपोर्ट, को आर्टिस्ट को बहुत सपोर्ट करती है, मुझे बहुत सपोर्ट किया था। आपको याद है आपको अपना पहला प्रॉपर चेक कौन सी फिल्म के लिए मिला था और कितना मिला था? एक एपिसोड था कोई सीरियल का, ये फिल्म का था मेरे ख्याल से। मेरे पास स्कूटर थी और मेरे पास एक 50,000 का चेक था। रॉन्ग पार्किंग किया तो स्कूटर उठा के लेके गए और पुलिस स्टेशन गया तो कुछ 20-25 रुपये देना था और मेरे पास 10-15 रुपये थे पॉकेट में, और चेक था 50,000 का मेरे ख्याल से, या 1.5 लाख का चेक था। तो पुलिस को मैंने बोला इतना छुट्टा पार्किंग क्यों किया, ऐसा किया ऐसा किया। फिर उसने ड्रामा में काम करता था इसलिए देखा, बाजू में खड़े रहो, हाँ तुम बोलो सब जाने के बाद बोला हाँ ठीक है जाओ तुम।
तो मुझे फ्री में छोड़ दिया, लेकिन तभी ऐसा हुआ था कि मेरा स्कूटर पकड़ा था और पॉकेट में पैसे थे। इतनी सारी फिल्में, इतने उससे ज़्यादा एक एक्सपीरियंस ऐसा है कि अरुण गोविल का कोई एक सीरियल कर रहा था, मैं चुनाभट्टी में रहता था और मेरे 1000 का चेक दिया था और मैं जब्बा पहना था और रात को 1:30 बजे ठंडी थी ऐसी और पॉकेट में रखा और स्कूटर पे आया, घर ठंडी लग रही थी, घर में आया और चेक निकाल के रखा तो चेक ही नहीं है। अरे बाप रे, तभी मेरे को कुछ 5-6 हज़ार रुपये पगार था और 1000 का चेक गया मेरा। तो मैं रात को फिर स्कूटर पे देख के किधर मिलता है गोरे बोरीलू तक गया, फिल्म सिटी। फिर आया, मैं बहुत परेशान हो गया, अभी क्या करने का। लेकिन बैंक में काम करता था ना, तो उसको स्टॉप करते, ये करते वो करते। फिर प्रोडक्शन को बताया, वो चेक किधर गया मालूम नहीं, लेकिन उन्होंने फिर मुझे दूसरा 1000 का चेक दिया। लेकिन वो दिन मतलब इतना फ्रस्ट्रेशन, इतना ऐसा होता कि अपने ऊपर, अपने बिहेवियर के ऊपर, पॉकेट पैंट में रखता तो क्या होता, ऐसा क्यों रखा, और ठंडी लग रही थी ऐसा। ये इतनी खूबसूरत यादें हैं जो आप शेयर कर रहे हैं और छोटी छोटी कहानियाँ जो है अभी हम इस पर हंस पड़ते हैं, लेकिन आई एम श्योर कि जब उस वक्त वो सिचुएशन था तब अलग हालत हुई होगी। व्हेन यू लुक बैक टू योर करियर, ऐसी कौन सी फिल्म है दैट आप सबसे ज़्यादा प्राउड है अपार्ट फ्रॉम शूल, मैं कहूँगी, जिस पर मतलब आपको बहुत नाज है कि ये एक फिल्म है, अगर लोगों ने नहीं देखी तो वो डेफिनेटली देखिए क्योंकि इट इज़ योर फाइनेस्ट वर्क। उसके पहले भी एक एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ। मैं भांडुप में रहता था और 13 पन्ने नाम की एक हेमा मालिनी की सीरियल थी, उसमें मैं मावड़ा ऐतिहासिक रोल कर रहा था। तो उधर हमको 7 बजे रेडी रहने को बोला था। तो भांडुप से ट्रेन, बस से ट्रेन से गोरेगांव स्टेशन से फिल्म सिटी। तभी बस कुछ नहीं थी, तो चल के आए थे हम लोग। सुबह उठ के, बस नहीं थी, सुबह 7 बजे मतलब 6:30 बजे वॉक करके गोरेगांव स्टेशन से फिल्म सिटी, ऊपर जाके मेकअप करके मूछ बीछ लगा के ऐसे 7:30 7:30 बजे हम लोग ऐसा खड़े, काम चल रहा है। तो हो रहा है शुरू। तो 11 साढ़े 11 बजे हेमा मालिनी आई और फिर बोले आई अभी मेकअप रेडी। हम सब रिहर्सल चलती थी। फिर 12:30 बजे बोले नहीं अभी लंच करके होगा। फिर हम लोगों ने लंच किया और फिर है ना इतना टायर्ड हो गया कि वो हो गया, थोड़ा सा काम था, मतलब शायद जी हुजूर इतना ही था। और वापस गया तो मुझे ना लाइट वाले लोगों ने टेम्पो में बिठा के स्टेशन तक लेके गए। तो 12 हाथ किया तो उन्होंने बिठाया, मैं बहुत टायर्ड हो गया था। तो रात को सपने में भी ये मेरा शूटिंग सब आ रहा था। तो अभी मेरे पास गाड़ी आते है तो कोई भी अगर फिल्म सिटी से या किधर भी हाथ करता है तो मैं पहले गाड़ी रोकता हूँ। ओह गॉड, दैट इज अमेजिंग। क्योंकि यार मुझे वो मालूम है। जैसे आपने कहा कि ये सारी चीज़ें जो है, जो स्ट्रगल आपने देखी है वो आपके अंदर बसी हुई है, एंड आई एम ग्लैड कि आप इतने ओपनली इसके बारे में बात करते हैं और अपने लाइफ को और या फिर दूसरों की लाइफ को सुधारना भी आपके लिए एक कर्तव्य जैसा बन गया है। लेकिन जब रिजेक्शंस होते थे, कोई फिल्म में आपको एक रोल ऑफर किया गया है, कभी ऐसा हुआ है कि वो पूरा सीन कट गया हो या फिर वो आपको कंफर्म करने के बावजूद कैंसिल बोल दिया हो? कुछ ड्रामा में हुआ, कुछ फिल्मों में हुआ। मेरी पहली फिल्म मराठी की, उसमें मुझे रिजेक्ट किया था। एक ड्रामा अच्छा था, उसमें रिहर्सल में रिजेक्ट किया था। पहले वन एक्ट प्ले में रिजेक्ट किया था। लेकिन मेरा क्या है ना, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ। मतलब मैं, स्मिता तलवलकर हमारे एक प्रोड्यूसर थी, ये बहुत अच्छी एक्ट्रेस थी। तो उनको फिल्म बन रही थी तो मैं उनको बोला था कि आप फिल्म कर रहे हैं ऐसे मैंने सुना। तो बोले हाँ आपको अच्छा करना है फिल्म? बोले हाँ, तो मुझे लेना पड़ेगा। अगर आप मुझे निकाल दिए तो आपका प्रॉब्लम है यार, आपको अच्छी फिल्म नहीं बनाना है। तो मुझे उसका डर कि मतलब रामदास फुटाने करके एक फिल्म है जीवा सुरवंता करके फिल्म थी, मेरा फाइनल हो गया था, मैं जना है एज ए हीरो काम कर रहा हूँ। और हमारा तुषार दळवी करके एक्टर था, उसका जीवा सखा पिक्चर आया था तो उनको लगा कि ये अच्छा है और मुझे निकाला तो रीज़न कुछ गलत बोल दिया कि आपका डेट का प्रॉब्लम है, ऐसा है वैसा, आप दूसरा रोल करो। तो मैंने बोला मुझे नहीं काम करना है। क्यों चेंज किया मुझे, डेट का क्यों कारण बोला, मुझे नहीं करना है। तब एकदम तुषार दळवी सामने आया। तुषार दळवी बोला कि अरे इसमें काम बुलाया मुझे। तो मैंने बोला अच्छा, अरे मैं ही काम कर रहा था, मुझे ना बोला और तेरे को बुलाया, क्या बात करता है, मेरे को नहीं बताया उन्होंने। अरे यार सयाजी हार्ड लक। तो मैं तुषार बोला नहीं यार तुझे बेस्ट लक, तुझा। और मैं छोड़ दिया वो फिल्म, मुझे कुछ नहीं हुआ। उसके बाद तो मैंने बहुत 500 फिल्म किया, अभी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि
नहीं है, ठीक नहीं होता है, नहीं है उसकी कुछ नहीं। अपने को अगर होगा तो करेंगे। मैं सोचता हूँ पहले तेरा अच्छा हो जाए, मेरा तो अच्छा होने ही वाला है। चल, अरे क्या बात है, क्या थॉट है ये, है ना, मतलब ब्यूटीफुल। प्रॉब्लम ही नहीं ना फिर अपने को। अमेजिंग। आज मुझे ना सच्ची में इतनी पॉजिटिव वाइब्स मिल रही है इस इंटरव्यू को देखने वाले लोग भी। आई एम श्योर, आई होप, प्लीज कमेंट डालिएगा कि आप क्या क्या चीज़ें सीख रहे हैं, क्योंकि ये एक एक्चुअली इंस्टीट्यूट वाली फीलिंग दे रहे हैं आप हमें। क्योंकि लाइफ में सक्सेस फेलियर सब पार्ट होता है, और आपने एक बहुत कमाल की चीज़ कही कि सिर्फ हमारा एक ही काम है, सांस लेते रहना है। वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। कौन से ऐसे एक्टर के साथ आप दोबारा काम करना चाहेंगे, जिनके साथ कम काम किया है, शायद फिर से करना चाहते हैं, और क्यों? एक्चुअली वैसे मैं नहीं सोचता कभी भी। मैं बोलता हूँ प्लेयर हो, एक्टर हो, परफॉर्मिंग आर्ट है ना, वो उसको सूट करता है रोल, तो सूट करना चाहिए। और माहौल अच्छा है तो ज़्यादा अच्छा सीन होता है। जी। तो तुम एक दूसरे आर्टिस्ट के साथ ज़्यादा अच्छे रहते हो तो अच्छे सीन होते हैं। मतलब मैं बताऊँगा, मैं वो हम चाहे घरत नाम का ड्रामा करता था, तो उसमें भावना बाई करके एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी। तो मैं इंटरवल का सीन था जिसके ऊपर वास्तव फिल्म बनी थी, वो संजय दत्त का रोल ड्रामा में मैंने किया था। अच्छा। तो इंटरवल सीन में होता है कि वो अच्छा घर का लड़का है, नौकरी करता है, एक नौकरी करता है, दूसरा पाव भाजी का गाड़ी चलाता है, और झगड़ा होता है और वो एक आदमी का खून करता है और घर में आता है। घर में आता है तो पहली बार उसके हाथ में खून हुआ है, और घर में आया तो माँ का हाथ लगता है और वो रोने लगता है। तो जो भावना बाई का टच था, वो टच की वजह से मेरे को एकदम रोना आ गया। वो इसका रिहर्सल नहीं हुआ था, पहले ही शो में वो सीन किया था और रोना आ गया था। फिर जब आर्टिस्ट चेंज हो गई तो मुझे रोना नहीं आया। तो एक दूसरे को अच्छी तरह से को आर्टिस्ट अच्छे अगर हो जाए, तो ऐसा नहीं कि यही आर्टिस्ट बार बार होना, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। तो सभी आर्टिस्ट के साथ बहुत अच्छे रहो, नया हो पुराना हो कुछ भी हो, इसमें कुछ मायने नहीं रखता है, क्योंकि वो परफॉर्मिंग आर्ट आज की होती है, आज का सीन होता है, एक्शन के बाद का एक्सप्रेशन होता है। वो पहले पिक्चर में अच्छा काम किया था, आज बुरा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं हो सकता है। पहले 100 रन मारे थे, मतलब हर वक्त 100 रन नहीं मारते आप। वो एक केमिस्ट्री होती है, और वो केमिस्ट्री अगर अच्छी है तो फिल्म अच्छी है। अच्छा, मैंने पहले सवाल आपसे पूछा था, उसका जवाब मिला नहीं अभी तक। ऐसी कौन सी फिल्म है जो आप चाहते हैं लोग ज़रूर देखें, आपके लिए आपकी सबसे चहीती फिल्म रही है? भारती करके फिल्म है तमिल, जो मैंने बहुत जान लगाई थी, मतलब पागल हो गया था मैं। मतलब शूल है या सक्सेसफुल फिल्में हैं, अपन काम करते हैं, लेकिन तमिल भारती करके फिल्म है जिसको फर्स्ट टाइम मुझे उधर बुलाया और टाइटल रोल था। और मैं बोला यार, महाराष्ट्र का छत्रपति का महाराष्ट्र है, संभाजी राजे ऐसे थे कि धर्म के लिए उन्होंने जान गंवाई लेकिन धर्म नहीं छोड़ा। मैं एक्टर हूँ, साला आँख निकाल दूंगा, लेकिन मैं रोल को सक्सेस करके दिखाऊंगा। ये मैं बैंक में काम करता था तभी, कुर्ला प्लेटफॉर्म से ऐसे नीचे आते वक्त मेरे दिमाग में चल रहा था ये रोल सक्सेस करना है। तो उसके लिए लैंग्वेज सीखा, बहुत डिफ़िकल्ट था। इधर तमिल का टी भी मालूम नहीं है, और उधर जाके काम करना, और वो भी टाइटल रोल करना है, वो भी पोएटिक रोल करना है, जैसे कि संत तुकाराम हो, वैसे वहाँ के सुब्रमण्यम भारती थे। तो वो भारती का रोल, मतलब अभी भी उधर लोग मानते हैं कि उसका आत्मा मेरे अंदर आया था, इतना मानते हैं। तो अभी कितने लैंग्वेजेस आप बोल पाते हैं? मैं एक्चुअली तेलुगु बोलता हूँ, तमिल कन्नड़ समझता हूँ, बाकी हिंदी इंग्लिश। लेकिन कोई भी लैंग्वेज सीखना बहुत मुश्किल है। मतलब मराठी भी हम लोग, अगर मैं मराठी हूँ तो भी मराठी भाषा मुझे पूरे नहीं आती है, वो हर 12 किलोमीटर के अंदर चेंज हो जाती है। तो लैंग्वेज बोलता है अच्छी तो मैं मेरी माँ की लैंग्वेज, मेरी माँ की भाषा, मैंने माँ ने जो सिखाया वो मैं परफेक्ट सीखा हूँ। इतनी सारी फिल्मों की हमने बातें की, इतने खूबसूरत प्रोजेक्ट्स आपने हमें बताए, उनके किस्से बताए। अब फैमिली का रिएक्शन कैसा है? मम्मी का जो वो पहला रिएक्शन था से लेकर अभी जो आपकी फैमिली है, कैसे रिएक्ट करते हैं आपकी फिल्मों से? शूल के बाद उसके जैसे जैसे ग्राफ मेरा चढ़ता ही गया, कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं आया, तो सब लोग बहुत खुश है, बहुत खुश है। मतलब फैमिली, रिलेटिव, मेरा गांव, फिर मेरा तालुका, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट। गए हैं आप अभी रिसेंटली जाकर आए? मैं बहुत गांव जाता हूँ। बहुत जाते हैं। हाँ तो वहाँ पर मतलब हाँ, बहुत बड़े पोस्टर्स लगे कि नहीं? पोस्टर लगाते हैं। अभी कुछ भी अवार्ड मिला, ये मिला कि मेरे गांव में यंग लोग हैं ना अभी, उनको बहुत प्राउड फील होता है कि हमारे गांव का है। मतलब गांव के अभी एक एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है।
कोंडा मौसी करके है, थोड़ी सी पैर से प्रॉब्लम था उनको। ओके। एक बार गांव गया था तो कोंडा मौसी बोल रही है, टीवी में देखता है तो ऐसा लगता है कैसा मैं पकड़ूं तेरे को, नजदीक ले लूं, वो मेरी ऐसे बहुत, मतलब कमल वहिनी है हमारे, कमल वहिनी भी हमेशा बोलती है कि टीवी पे देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये हमारे, अरे ये बहुत, मतलब आपने सबको प्राउड फील करा हाँ, दिया है हाँ, एकदम, वो मेन चीज है कि आप अपने गांव से ऐसे एक एक्टर निकले हैं जिनके बारे में सब तारीफ करते हैं, कितनी बड़ी बात है। मेरा वॉचमैन करके एक दोस्त था ना, हम लोग साथ में सुबह उठ के चाय बनाते थे, पोहा बनाते थे, शीरा बनाते थे, तो वो शक्कर लाता था, मैं शीरा लाता था, स्टोव पे बनाते थे। तो मैं एक्टर बनने के बाद उसको मैं टीवी पे इंटरव्यू में लाया था कि क्या हम दोनों बात है। मतलब ऐसा क्या बड़ा बन गया, मतलब मैं क्या हो गया, थोड़ा सा पैसा आ गया मतलब बड़ा बनता है। वो भी अच्छा है मेरा, अपना अभी शिवाजी करके दोस्त है ना, वो भी अच्छा है, वो भी एनर्जेटिक है, वो खेत में काम करता है, तो क्या बड़ा क्या आदमी बनता है। वो गलत फहमी है लोगों की, हम लोग रईस हो गए। अरे रईस मतलब अच्छा सांस लो तभी खुशी मिलती है, सांस नहीं लेने मिलता ना तो सब दुख होता है। कोई पैसा नहीं आता है, कोई रिलेशन नहीं आता, तुम्हारा कोई बड़ा है छोटा है कुछ नहीं आता। धीरे से सांस लो, धीरे से सांस छोड़ो और खुश रहो। जस्ट अमेजिंग, अमेजिंग, थैंक यू सो मच। नमस्कार, मैं सयाजी शिंदे और आप मुझे देख रहे हैं बॉलीवुड हंगामा में, और देखते रहिए।